हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। आप सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। उसमें आपको फैक्ट याद करने होते हैं, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी समझने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के तैयारी करते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है, आपको चीज़ें रटने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती। बजाय अगर आप समझ के करते हो तो एक तो लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, साथ ही माइंड में रटने वाली जो विद्या है उसको दूर कर सकते हो। तो हम आज से सेकंड ग्रेड के लिए जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन समझ के चलना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, और पहला चैप्टर कौन सा है आपका? नेशनल इनकम। क्या नाम है? राष्ट्रीय आय। नेशनल यानी देश, इनकम यानी आय, मतलब हमारा देश कहीं रोजगार में लगा और कमाई कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र खुद कोई एक यूनिट नहीं है, वो बहुत सारी यूनिटों से मिलके बनता है। इसमें आप शामिल है, मैं शामिल हूँ। अब इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अर्थ से संबंधित जितने भी एंटिटी है वो इसमें शामिल होंगे। जैसे जो अर्थ से रिलेटेड है, कौन है अर्थ से रिलेटेड? तो देखो, इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे ऐसी एंटिटी जो अर्थ से जुड़ी हुई है। एक होता है आप और मैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। ठीक है। दूसरा कौन हो गया? यानी आप काम करते हो, बिल्कुल, या तो आप जॉब करते होंगे या आप अ, आपका कोई व्यवसाय होगा या आप किसान होंगे। ठीक है। दूसरी कौन होती है? दूसरी होती है फर्म्स। फर्म का मतलब कोई कंपनी हो गया, कोई साझेदारी फर्म हो गई, कोई एकल कंपनी हो गई, कोई भी एक दुकान हो गई जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, उसकी खुद की मुद्रा है, वो फर्म। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां कौन करता है? इंडिविजुअल कर रहा है, फर्म कर रहा है। थोड़ा सा जोड़ देते तो देखते पता चलता है कि जो सरकार होती है, सरकार होती है वो भी आर्थिक गतिविधियां करती है। कैसे करती है? वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, कलेक्ट हुए पैसे को बाद में जनहित की योजनाओं में लगाती है। ठीक है। बाहरी देशों के साथ व्यापार करती है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनका कहीं ना कहीं योगदान रहता है। तो सरकार भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। अच्छा, इसके अलावा कौन हो सकता है? जो सेंट्रल बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक माने तो से इंडिया के केस में बात करते हैं तो आरबीआई। आरबीआई भी तो इकोनॉमिक एजेंट हो सकता है ना, आर्थिक गतिविधियां करता है वो। यानी कोई भी ऐसी एंटिटी, एंटिटी में का मतलब हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल से है, फर्म से है, सरकार से है, सेंट्रल बैंक से है, जो अर्थ से संबंधित डिसीजन मेकिंग करती है, वो किस में आएगी? इकोनॉमिक एंटिटी में आएगी, इकोनॉमिक वर्कर की कैटेगरी में आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन है जो एक देश विशेष में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भाग लेता है। मोटा मोटी अगर समझ में आता है तो एक तो इंडिविजुअल हो गया, एक फर्म हो गया। तो अधिकतर कार्य कौन करेंगे? या तो इंडिविजुअल करेंगे या फर्म करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करूं, हम यहाँ पे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड की। आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर बिंदु पे
पीएचडी की जाती है या रिसर्च किया जाता है और बड़ी बड़ी किताबें छापी जाती है जिनको नोबेल पुरस्कार वगैरह मिलते हैं, उसमें 1000 पेज की बुक छाप दी एक बिंदु पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1000 पेज की किताब है और उसका जिस्ट 4 लाइन में आपको दे दिया, मतलब एक बिंदु पे हजारों पेज और हजारों पेज की किताब पे 4 लाइनें। अब आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड की। तो आपके लिए उपयोगी क्या है? क्या ये 1000 पेजों वाली किताब है या 1000 पेज की किताब की 4 लाइनें हैं? ये दोनों ही नहीं है। आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है? आपको इस हिसाब से करनी है कि एग्जाम में जो प्रश्न आए उसका सॉल्यूशन करने का नॉलेज आपके पास हो, इतना आपको आवश्यकता है। तो यहां हम इकोनॉमिक्स में भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या हम वाकई जितना नॉलेज हमने गेन किया उसके माध्यम से एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सोल्व करने में सक्षम है कि नहीं है। क्योंकि आपने, चलो इसको रिपीट करता हूं दूसरे शब्दों में, मान लो आज की क्लास थोड़ी सी हम इस तरह से कर सकते हैं कि थोड़ा कंटेंट या थोड़ा सा उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मतलब जो इकोनॉमी का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है इसका पृष्ठभूमि तैयार करने का, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है इसको जो पढ़ने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो हमें गेन करना है कि हम अपने इकोनॉमी से रिलेटेड जो चैप्टर्स होंगे उसको इतना पढ़ना है कि हम उन प्रश्नों का उत्तर बना पाए। ना हमें बहुत ज़्यादा डीप पीएचडी करनी है, ना ही हमें इसे सिंपल करना है कि हम एग्जाम में प्रश्न ही ना बना पाए, ठीक है। तो अब देखो, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय कहाँ से होगी? राष्ट्र की आय इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ये सारे आय क्रिएट करेंगे और उनको कंबाइंड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो वो पूरे राष्ट्र की आय बन जाएगी। और राष्ट्र की आय कैलकुलेट करने के तरीके आपने क्योंकि पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे इसमें शामिल है। इनको सबको हमें पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आय ये कॉन्सेप्ट नया है या पुराना है? देखो, हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के शासनकाल से चल रही है। अब अंग्रेज भारत में आए और वो दुनिया में क्या क्लेम कर रहे थे कि हम इंडिया का विकास कर रहे हैं, इंडिया को सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब दुनिया को ये बता रहे थे और हमें भी यही बता रहे थे। हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे नहीं, बहुत कम लोग प्रतिरोध कर रहे थे, लोग अपने अपने स्तर पे, लेकिन उतना ज़्यादा विरोध भी उनका हुआ नहीं। उनको लगा कि हो सकता है कि ये रेलवे लेके आ रहे हैं, ये आपके डाकघर लेके आ रहे हैं, तार सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो देश का विकास कर रहे होंगे। अब वास्तविक पिक्चर कहाँ से आएगी? तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी सी कमजोर हुई। और शिक्षित, जैसे मान लो एक पीढ़ी होती है, वो शिक्षित है, वो पीढ़ी खत्म हो गई, तो उसके बाद में जो आगे वाली पीढ़ी है वो शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित वाले तो चले गए ना, शिक्षा अपने साथ लेके ही चले गए वो। तो इंडिया में स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों को उस समय सोच सके, क्योंकि वो तो वैसे ही किससे, शोषण से पीड़ित थे। अब उनको कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपकी वास्तविक स्थिति है, इसको दिखाने के लिए एक हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े योद्धा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग चैनल पे उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया को मतलब जागरूक करने के लिए प्रयास किया। उनका नाम था दादाभाई नौरोजी। आपने एक नाम सुना होगा किताब का, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का बहिर्गमन। और इस किताब में, ये किताब दादाभाई नौरोजी की थी, और इस किताब में उन्होंने कहा कि जो भारत का धन है वो अंग्रेज यहाँ से निकाल रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं? अपने मूल देश में, ब्रिटेन में भेज रहे हैं। अब लोगों को ये इतनी मोटी बात समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी। 1868 के आसपास
और उन्होंने बताया कि भारत में जो प्रति व्यक्ति है ना, हर एक व्यक्ति, उसकी आय है 20 रुपए मात्र। कितनी है? 20 रुपए। अब वैसे तो ब्रिटेन भी डींगे हाँक रहा था बहुत ज़्यादा कि भारत का विकास हो रहा है, लेकिन अब ये बात सामने आई तो भारतीयों को भी पता चलेगा कि हाँ यार, स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, और बाहर के देशों को भी ये पता चलेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं, अगर हम राष्ट्रीय आय का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में थोड़ा सा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। हमें याद रखना है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। कब इन्होंने ये प्रयास किया? तो 1868 में किया। 1868 में दादाभाई नौरोजी ने जब पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया तो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 20 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है। अब इसके बाद में प्रयास हुए कुछ, अंग्रेजों ने विशेषली प्रयास किए कि भारत के प्रति व्यक्ति आय बताई जाए अलग अलग स्तर पे, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बन जाता है आगे कि भारत में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे, अब वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यानी उनको हर एक सेक्टर को बांटा, जैसे औद्योगिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सर्विस तो उस समय उन्होंने नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर और उद्योग सेक्टर, इन्होंने 2 सेक्टर बांटे थे और उसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय की गणना करी थी। उनका नाम था सर VKRV राव, VKRV राव। और इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करने का प्रयास किया, और इनकी कैलकुलेशन में क्या आया? 62 रुपये प्रति व्यक्ति, है ना। 62 रुपये हर व्यक्ति की राष्ट्रीय आय, यानी 62 रुपये एक व्यक्ति एक साल में कमाता है। कब की बात है? 1931-32। इसके बाद में अंग्रेज यहां से चले गए 1947। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो बातें उनको लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें लेकिन मोटा मोटी हमें इतना पता है कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जब कैलकुलेशन की गई थी तब 62 रुपये प्रति व्यक्ति आए थे। लेकिन अब 1947 में हम हो गए आज़ाद। अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम कहाँ खड़े थे और कहाँ पहुँचे हैं। इसका इवोल्यूशन मूल्यांकन जरूरी है। तो भारत आज़ाद होने के बाद सबसे पहले जो ऑफिशियल रूप से राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया गया था वो एक राष्ट्रीय आय समिति बनी थी। क्या नाम था? राष्ट्रीय आय समिति। कब बनी है राष्ट्रीय आय समिति? ये बनी थी 1948 में, 1948 में। और इसमें एक बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, PC महानोलोबिस, ये शायद कोलकाता साइड के विद्वान हुए हैं। इनकी अध्यक्षता में समिति बनी। अब समिति बनी है, इसमें और सदस्य भी थे, ये तो थे अध्यक्ष समिति का। इसके अलावा जो VKRV राव साहब है ना, VKRV राव साहब, इनको भी इसमें सदस्य बनाया गया था। साथ ही NV गॉडगिल साहब, NV गॉडगिल, ये समिति के सदस्य थे। अब प्रश्न फैक्चुअल प्रश्न हो गया है कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 में। और इन्होंने जब अध्ययन कर आके उन्होंने 1951 में अपनी रिपोर्ट दी। तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1948 में हुई। इन्होंने 1951 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें हमें बताया कि हमारी स्थिति क्या है आज़ादी के समय। तो उन्होंने बताया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति हर साल 225 रुपये कमाता है। कितना रुपए? 225। और पूरे भारत की अगर आय को उन्होंने, जैसे जिसे हम GDP कहते हैं या फिर नेशनल इनकम कह दो, नेशनल इनकम, हाँ, नेशनल इनकम GDP में डिफरेंस नहीं है। नेशनल इनकम हम आज किसको मानते हैं ये बात अलग है, लेकिन GDP है वो नेशनल इनकम तक पहुंचने का एक साधन है। GDP, GNP, NNP, ये सारे फैक्टर्स हमें इसमें नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ने। 225 रुपये प्रति व्यक्ति हर साल में कमाता था 1950, मतलब 1948 के आसपास उन्होंने अध्ययन किया था, उस कालखंड का अध्ययन किया था 1948-49। और पूरे भारत की जो GDP थी वो थी 8,710 करोड़ रुपए, 8,710 करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी GDP पूरी इंडिया की थी। कब? 1951 में। अब यहां से हमें पिक करना था, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है कि हम कहाँ खड़े थे और
जब 24-25 आया है, हम आर्थिक सर्वे के डेटा भी हम देखेंगे लास्ट में, जब हम एक 2023-24 का जो डेटा हमारे सामने आया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि हमने कहाँ तक पहुँच गए। ये सारी बातें हम करेंगे। तो अब हमने समझ लिया कि नेशनल इनकम आज़ादी के समय कितनी थी। जो कुछ मोटे मोटे फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हमने देख ली। अब देखो इनकम कहाँ से जनरेट होती है। थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं। इनकम जनरेट होने के सोर्सेज क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनकम जनरेट होने के किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल या फर्म के 4 ही तरीके, या तो वो करेगा नौकरी या लेबर, श्रम करेगा ना, श्रम करेगा या नौकरी कर लो, कह लो, कुछ भी कह लो, या फिर वो कोई उद्योग धंधा स्थापित करेगा यानी उद्यमी होगा, ठीक है, या उसकी कोई पूंजी होगी जिसे वो ब्याज पे दे सकता है, या फिर वो कोई जमीन होगी उसके पास में और उस जमीन को किराए पर देता है वो। इसके अलावा कोई है क्या सोर्स कमाई का। जो भी कमाई के जो भी सोर्स होंगे ना, इनमें से किसी कैटेगरी में होगा। जैसे राम ABC कंपनी में काम करता है, वो नौकरी में आ जाएगा। एक दुकान खोल के बैठा है, उद्यमी आ जाएगा। आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, आपको ब्याज मिल रहा है। आपने LIC करा रखी है, आपने म्यूचुअल फंड में डाल रखा है पूंजी, उसका आपको ब्याज मिलेगा। या फिर आपके पास ज़मीन है तो आप या तो खुद काम करते हो या फिर उसको किराए पर देते हो, तो उसका भाड़ा आपको मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई नौकरी कर रहा है ना, तो उसको क्या मिलेगा बदले में, मजदूरी मिलेगी। अगर उद्यमी है, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो प्रतिपल में क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा ना, प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप पूंजी है, आपके पास पैसा है, आपने बैंक में दे रखा है, किसी को उधार दे रखा है, तो क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। अगर आपके पास जमीन है, तो अगर आपने इसको किराए पर दे रखा है तो आपको क्या मिलेगा, रेंट। यानी कमाई के 4 ही साधन हैं। अब इन चारों साधनों को कंबाइंड करके क्या हो जाएगा, अब ये चारों साधन उत्पादन के पार्ट्स हैं। अगर आपको कोई फर्म स्थापित करनी है ना, तो आपको इन साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। आपको फर्म स्थापित करने के लिए पहले मशीन वगैरह लाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए ना, उसमें काम करने के लिए आपको मजदूर चाहिए, ठीक है, उसको स्थापित करने के लिए आपको लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, है ना, और फिर उसको रन करने के लिए आपको साहस चाहिए ना। तो साहस कहाँ से आएगा, उद्यमी होंगे तभी तो आएगा ना। यानी एक फर्म को क्रिएट करने के लिए एक कंपनी, मतलब आप फर्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एंटिटी जो बिजनेस गतिविधि में इन्वॉल्व होती है, वो होती है फर्म, ठीक है। अब देखो छोटी छोटी बिंदु है, मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं जो हमारे इकोनॉमी में जगह जगह काम आएंगे। आप इनको समेटते चलो, हम फिर बाद में इसको असेंबलिंग कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की आपको जब कोई टर्म आपके सामने आती है तो आपको वहां दिक्कत नहीं हो। अगर आप कहोगे कि आप पहले हम कहाँ थे और अब अभी हम इसको पढ़ रहे हैं और बीच में हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप कोई टेक्निकल चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उस पर पहले आपको वोकैबुलरी मिलती है। कोई कठिन चैप्टर पढ़ते हो तो उस वोकैबुलरी में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं और उनके वर्ड्स के मीनिंग आपको पहले दे रखे होते हैं। आप उन मीनिंग्स को पढ़ते हो और उसके बाद आप चैप्टर पढ़ते हो, तो आपके लिए आसानी हो जाती है उस चैप्टर को समझने में। अन्यथा पहले तो आप पढ़ोगे और उन जो वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पहले से नहीं पता,
उनका मतलब नहीं समझ पाओगे। या तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पता करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, या फिर आप उस चैप्टर को एक बार पढ़ के दोबारा उन कट इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनका मतलब समझ के फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। हम उन टर्म्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो आने वाले चैप्टर्स और पूरे इकोनॉमी सब्जेक्ट में हमारे काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो फर्म का मैंने मतलब बता दिया, जो वो ऐसी एंटिटी जो इकोनॉमिक गतिविधि में इन्वॉल्व है और उसको रन करने वाला इंडिविजुअल ही होगा, लेकिन उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। फर्म्स उदाहरण के तौर पे देखें तो एक कंपनी मान लो, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे आप उसको एक एकल मतलब एक व्यक्ति की कंपनी में होती है ना, या कोई साझेदारी फर्म होगी, या एक दुकान होगी, वो भी फर्म में काउंट होती है, जो इंडिविजुअल का उस पर मतलब सारा पावर इंडिविजुअल के पास रहता है। मतलब ऐसी कोई एंटिटी जो इकोनॉमिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, प्रॉफिट मेकिंग में इन्वॉल्व है, वो फर्म कहलाती है। ठीक है, अब देखो फर्म्स और इंडिविजुअल्स का रिलेशन कैसे है। फर्म और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, आप और मैं। फर्म का मतलब होता है कोई भी संस्था जो व्यापारिक गतिविधि में इन्वॉल्व है। अब फर्म को रन करने के लिए क्या चाहिए? श्रम, उद्यमी, पूंजी और जमीन। ठीक है, ये किसके पास होते हैं? ये व्यक्तियों के पास होते हैं। यानी किसी फर्म को रन करने के लिए कंपनी को फर्म को ये चीजें चाहिए होगी, तो इंडिविजुअल फर्म को देगा और फर्म बदले में इंडिविजुअल को क्या देगी? प्रोडक्ट, यानी सामान देगी। ठीक है, और क्या देगी? सर्विसेज। ठीक है, यानी अगर इंडिविजुअल फर्म्स को लेबर प्रोवाइड कराएगा, उद्यमी प्रोवाइड कराएगा, कैपिटल और जमीन प्रोवाइड कराएगा, तो फर्म क्या प्रोड्यूस करेगी? या तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी या सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। अब बदले में जिसने इनको ये चीजें दी है उसको क्या देगी? अगर कोई श्रमिक वहां पे काम कर रहा तो उसको मजदूरी दे देगी, उद्यमी काम कर रहा तो प्रॉफिट दे देगी, पूंजी दे रखी किसी ने तो उसको बदले में ब्याज दे देगी, और जमीन दे रखी तो रेंट दे देगी। मोटा मोटी ये समझ गए हम। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी इकोनॉमिक फर्म को रन करने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। इकोनॉमिक गतिविधि में जो भी प्राप्त होगा कुछ भी, उनमें श्रम, लेबर, यही इनकम के सोर्सेज होने वाले चारों। कोई भी इनकम का सोर्स इन चारों में फुलफिल होगा। लेकिन क्या, अब मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, वो एक बुक बनाती है, अब उसमें एक पर्टिकुलर बुक है, उसकी कॉस्टिंग आपको निकालनी है। तो आप कहोगे कि मैंने उसका लेबर कितना लगा, उसमें पूंजी कितनी लगी, जमीन का रेंट कितना दिया, सारा जोड़ लिया, और उद्यमी ने अपना ब्याज जोड़ दिया, और जो कीमत आई वो उस बुक की प्राइस हो जाएगी। क्या ये इतना आसान है, इतना सही है, इतना सरल है? नहीं। अब जैसे हम पहले शुरुआत में पढ़ रहे थे ना, तो हमने कहा था कि इकोनॉमिक एजेंट कौन है, तो हमने कहा कि इंडिविजुअल फर्म तो है, इसके अलावा कौन था एक तीसरा? एक थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की यहाँ होती है एंट्री, गवर्नमेंट लगाती है टैक्स। आप मतलब साबुन लेके आए, प्राइस में आप देखोगे तो टैक्स पहले लगा हुआ रहेगा उसमें, है ना? तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, तो पहले मान लीजिए उसके कॉस्ट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह जोड़ के वो किताब मान लो 20 रुपए की थी, और उस पर जो टैक्स है वो 10% है। इसका मतलब अब वो बुक कितने में? 22 रुपए में उपभोक्ता को मिलेगी, है ना? 2 रुपए किसका है? ये गवर्नमेंट का है। इकोनॉमिक गतिविधि में इन्वॉल्व होगी ना गवर्नमेंट। अब ये टैक्सेस वगैरह नेशनल इनकम में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है ना। हाँ, तो हमने बात करी कि किस तरह से फाइनल कंज्यूमर के पास में
पहुंचता है प्रोडक्ट, तो उसमें किस तरह से उसकी लागत उस व्यक्ति के ऊपर भार वहन होता है उसके ऊपर, ये सब हमने इसमें देखा। अब देखो, अब हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीडीपी से। हमने सिंप्लीफाई करने की चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया। अगर आपके थोड़ा बहुत समझ में आया है उतना ठीक है, आगे वो टर्म्स, जो पॉइंट, जो बिंदु आएंगे हमारे सामने, हम उनको रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। जीडीपी नाम तो आपने सुना होगा। आजकल आप आर्थिक समीक्षा को तो मतलब बार बार पढ़ते हो, सारे डिफेक्ट आपने याद कर रखे हैं। राजस्थान की इकोनॉमी, जीडीपी कितनी है, पिछली बार के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। तो सबसे पहले देखो जीडीपी, इस जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद है, उत्पाद का मतलब तो आपको पता है कि कोई गुड्स या सर्विस हो गई, वो उत्पाद हो गई। घरेलू का मतलब क्या हो गया और ग्रोस का मतलब क्या हो गया, इसको देखते हैं। घरेलू का मतलब क्या हो गया? जीडीपी। यानी जीडीपी की अगर सिंपल डेफिनेशन लेते हैं तो एक निश्चित टाइम पीरियड में, जो सामान्यतः 1 साल का होता है, ने पिछले एक वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्यों का योग। क्या क्या चीजें हैं देखो, देश की आर्थिक सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा के मूल्यों का योग पिछले एक वर्ष में उत्पादित। मतलब क्या हो गया? एक निश्चित टाइम फ्रेम दे रखी है आपको, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य देश की आर्थिक सीमाओं में, इसको भी समझेंगे, उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवा। अंतिम वस्तु और सेवा का क्या मतलब हो गया, ये भी देखेंगे। अंतिम वस्तु, पहले सबसे पहले कहां से शुरू करें? अंतिम वस्तु से करते हैं। अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? वो वस्तु या सेवा जो जिसको उपलब्ध कराई गई है, जो इसका उपयोग करेगा, उसको फिर उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जो जिस रूप में है उसी रूप में उसका उपयोग करेगा। अब यहां भी थोड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब क्या है? एक पेन है, वो खरीदा आपने, अब आप पेन खरीद के उसका उपयोग शुरू कर दोगे, तो पेन क्या है? पेन क्या है? पेन अंतिम वस्तु है। उसके बाद में आपको उसकी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या पेन को? फिर आप उपयोग करो। लेकिन अगर मान लो आपने पेन का ढक्कन अलग लिया, अब ढक्कन का क्या करोगे? रिफिल अलग लिया, पेन का जो कवर होता है वो अलग लिया, अब सबको असेंबलिंग करना, उसके बाद पेन बनेगा, तब जाके उसको उपयोग कर सकेंगे। तो बीच में ढक्कन, रिफिल वगैरह ये होते हैं ना, ये अंतिम वस्तु नहीं है। पेन पूरा बन के तैयार हो गया, तब ये क्या है? अंतिम वस्तु है। यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में हम सिर्फ अंतिम वस्तु को कंसीडर करेंगे, ना कि मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं, मान लीजिए आप रिफिल हो गई या इसका आगे का कवर हो गया, कुछ भी हो गया, वो उसका अभी उपयोग नहीं किया जा सकता उपभोक्ता के द्वारा। जिसको उपयोग करना है, जिसको पहुंचाना उसके हाथ में, वो उसका उपयोग नहीं कर सकता, वो मध्यवर्ती वस्तु है। जैसे एक किताब है कि बुक है मान लो, या प्रिंटर है। अब प्रिंटर, यानी प्रिंटर आप कोई उपभोक्ता पास घर पे लाएगा और उसमें जैसे ही वो डाल के यूज करना शुरू कर देगा, तो वो अंतिम वस्तु है उसके लिए। ठीक है, यानी उसको कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप कह दो कि आपने चाय खरीदी, है ना, चाय का दाना क्या होता है ना, अब घर लाके, अब चाय तो ठोस पदार्थ है,
जबकि चाय उपयोग कैसे करते हैं, उसको बनाना पड़ता है, उसमें लिक्विड उसमें डालना पड़ता है, उबालना पड़ता है, फिर जाके चाय बनती है। आप कह दो कि वो तो अंतिम वस्तु है ही नहीं। आपने 1 kg चाय खरीदी, टी खरीदी मान लो, अब आपको तो चाय बनानी पड़ रही है, बोले ये अंतिम वस्तु नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करोगे। अरे इसको कंसिडर करना है। इसमें आप घर लाके कोई इकोनॉमिक गतिविधि करी क्या उसके साथ में? उस चाय को पॉलिश करी क्या आपने? नहीं, आपने उस चाय का उपयोग किया सीधा। अब ये प्रक्रिया तो है, लेकिन इसमें कहीं भी मतलब उसके वैल्यू एडिशन नहीं है। वैल्यू एडिशन का मतलब समझते हो ना? वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक पर्टिकुलर चीज लिया, आपने मान लो कुछ पेज लिए और पेज को बाइंडिंग किया। अब आपने 100 पेज लिए 1 रुपए के रेट से, तो 100 रुपये बने आपके, 100 रुपये लगे। अब आप घर लेके आए, उसको बाइंड किया, तो 100 रुपये के पेज बाइंड किया। बाइंड करने के लिए आपने उसके पीछे चारों तरफ तार लगाते हैं ना, जैसे ये बुक है अपनी, और इसको बाउंडिंग इस तरह से करते हैं। 10 रुपये का तार लगाया, अब ये कॉस्ट कितनी होगी? 110 हो गई। आप इसको 150 रुपये में बेच रहे हो। अब आपने क्या कर दिया? ये 40 रुपये का वैल्यू एडिशन कर दिया। इसमें क्या कर दिया? वैल्यू एडिशन कर दिया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें मनी इन्वॉल्व है। देखो आगे, चाय बनाने में कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो उपभोक्ता अंतिम वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु का ऐसा प्रकार जिसको भी यूज करना है वो उसका अंतिम भाग हो, उसको सीधा वो प्रोसेस कर सके, उपयोग कर सके, वो होता है अंतिम वस्तु। अब देश की आर्थिक सीमाएं, देश की आर्थिक सीमाओं का क्या मतलब होता है? अब देखो, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? जीडीपी को हम देखते हैं ना, इसमें देश की आर्थिक सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य होता है। आर्थिक सीमा का मतलब क्या होता है? अगर इंडिया में कोई अमेरिकन फर्म आके कोई प्रोड्यूस तैयार कर रही है, फर्म अमेरिकन है लेकिन इंडिया की टेरिटरी में कर रही है, तो वो क्या होगा? वो जीडीपी में शामिल होगा। यानी भारत की टेरिटरी में, भारत के आर्थिक क्षेत्र में, जहां पे भारत का आर्थिक मतलब संप्रभुता है, आर्थिक संप्रभुता है। इसके अलावा मान लो भारत के कौन क्या क्या चीजें शामिल होती है भारत के आर्थिक क्षेत्र में? भारत के आसपास 200 नॉटिकल मील तक भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 200 नॉटिकल मील तक। अब आप कहोगे नॉटिकल मील क्या होता है? तो जैसे किलोमीटर होता है या फिर माइल होता है दूरी मापने की इकाई, उसी तरह से समुद्र में दूरी मापने की इकाई होती है ना, उसे कहते हैं नॉटिकल मील। तो भारत की जो तटरेखा है वहां से शुरू करके 200 किलोमीटर का जो एरिया है, तटरेखा जहां से शुरू होती है वहां से 200 किलोमीटर का एरिया, इस एरिया को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ईईजेड, ठीक है। और इस एरिया में अगर कोई वस्तु प्रोड्यूस होती है तो वो भारत की जीडीपी में शामिल की जाएगी कि नहीं की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए भारत की एक वायुयान कंपनी है एयर इंडिया, ये एक वायुयान सर्विसेज देने वाली कंपनी, आपको पता है। इसके प्लेन जुड़ते हैं, सिंगापुर भी जाता है, इधर लंदन भी जाते हैं, इधर सिडनी भी जाता है। अब इस प्लेन में एक क्या बोलते हैं जो स्मार्ट सी बन के सर्व करती है एरोप्लेन में, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस ही कहते हैं ना। हाँ, तो वो प्लेन में किसी व्यक्ति को, यानी आप उस प्लेन में बैठे हो और आपको कॉफी सर्व कर रही है, और वो प्लेन उड़ रहा है इस समय सिंगापुर में या सिडनी में। तो उस कॉफी से जो पैसा आप उसको दोगे, वो पैसा इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो भारतीय कंपनी, वो मतलब भारत की कंपनी है जो एयर सर्विसेज दे रही है,
उसका रेवेन्यू सारा भारत में आएगा, तो इसका मतलब वो भारत की जीडीपी में शामिल होने वाला है। इसके हम क्या कह रहे हैं कि जिस भारत का आर्थिक प्रभुत्व हो जिस टेरिटरी पे, तो उस प्लेन की टेरिटरी पे भारत का आर्थिक प्रभुत्व है, बिल्कुल है। ऐसे ही मान लीजिए अब अलग अलग देशों में एम्बेसीज बने हुए हैं, दूतावास बने हुए होते हैं ना, उन दूतावासों पे आर्थिक प्रभुत्व किसका रहता है? भारत सरकार का रहता है। तो वहां पे अगर कोई सर्विस या गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी भारत की जीडीपी में शामिल रहेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, अगर कोई अमेरिकन दूतावास इंडिया की टेरिटरी में स्थापित है, अमेरिकन दूतावास जैसे दिल्ली में स्थापित है, और वहाँ पे कोई इकोनॉमिक सर्विसेज दी जा रही है, गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो क्या भारत की जीडीपी में शामिल होगा? नहीं, वो नहीं होगा। फिर वो अमेरिका की जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका की देश में भारत के दूतावास में जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम इंडिया की जीडीपी में शामिल कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो अमेरिकी दूतावास पे जिसका प्रभुत्व अमेरिका का है जहाँ पे, तो वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज को भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा ही जैसे मान लो भारत का कोई जहाज है मछली पकड़ने वाला, और वो समुद्र में मछली पकड़ रहा है, लेकिन वो लौट के भारत में आने वाला है, तो उन मछलियों के मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, इंडिया की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब जब आपने इन चीजों को समझा, अब देखना जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो इससे संबंधित कि जीडीपी में घरेलू सकल घरेलू, तो घरेलू का मतलब क्या है, उसमें कौन सी चीजें जो घरेलू में शामिल होगी नहीं होगी, वो प्रश्न जरूर आएगा, देखना। ठीक है, अब हमने क्या किस किस बारे में बात करी? हमने कहा कि अंतिम वस्तु को समझ लिया हमने, और आर्थिक सीमाएं समझ ली। अब पिछले एक वर्ष में उत्पादित, अब देखो हम नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या जरूरी है? अब जीडीपी कोई राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। अब बात कितने देश है दुनिया में? 200 प्लस देश है। किस देश की कैसी हालत है, इसको कैसे कंपेयर किया जाए? तो हम उस देश की जीडीपी को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है। अगर इसमें जीडीपी कैलकुलेट करने में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, एक जैसी समानता नहीं रहेगी, तो वो कंपैरिजन वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा, उस टाइम फ्रेम में हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। अब सारे देश उसी टाइम फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया की जीडीपी ने जर्मनी की जीडीपी को और पास कर दिया, जापान की जीडीपी को और पास कर दिया, आने वाले इतने सालों में हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पावर बन जाएंगे। तो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, यही सारी चीज़ें के आधार पे तो हम डिसाइड करते हैं ना। तो एक टाइम फ्रेम में रहेगी तभी तो हम उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा, एक शुरू पॉइंट होगा। सामान्यतः ये एक वर्ष होता है। कितना होता है? एक वर्ष में। एक वर्ष में मतलब भारत की जीडीपी कितनी बढ़ी, वो इससे कैलकुलेट करते हैं, तो वो कंपैरिजन में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमने डोमेस्टिक पढ़ लिया, अंतिम वस्तु पढ़ लिया, प्रोडक्ट का हमें पता है। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अब देखो, सबसे पहले हम जीडीपी को एक डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? किसी देश की आर्थिक सीमाओं में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। ऐसे मान लो कोई देश है, उसमें एक साल में 100 वस्तुएं उत्पादित हुई, है ना, उनके मूल्यों को कहा है ना, और एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, तो उस देश की जीडीपी कितनी होगी? 1000 होगी। कितनी होगी? 1000। यानी 100 वस्तुएं उत्पादन करी, एक वस्तु की कीमत होगी 10, तो टोटल जीडीपी कितनी होगी? 1000 होगी। इसका मतलब क्या हो गया, उस देश की जीडीपी कितनी है? 1000। अब ये तो ग्रोस है, यानी सकल है,
लेकिन क्या ये वास्तविक है? नहीं। अब देखो, नेट शुद्ध जीडीपी ये क्या होती है? अब आपने 100 वस्तुएं बनाई, 100 वस्तुएं कहाँ बनेगी? फैक्ट्री में बनेगी, है ना? फैक्ट्री में बनेगी तो क्या क्या लगेगा? लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, रेंट लगेगा और एंटरप्रेन्योरशिप लगेगा। ये सारी चीजें लगा के आपको क्या 100 चीजें प्रोड्यूस होगी, सही है। इसमें लगी कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? 100 वस्तुएं ऐसे तो उत्पादित हो गई नहीं, आपको मशीनें लगी होगी, है ना? आप जहां पे बना रहे होंगे वहां पे बिल्डिंग भी होगी। अब मान लीजिए मशीन लगी थी, पर्टिकुलर आपने मशीन लगाई जिससे आपने 100 वस्तुएं उत्पादित करी। ये मशीन 10,000 रुपए की थी या 200 रुपए की थी, सॉरी। और ये मशीन इसी तरह से काम करती रही तो आगे आने वाले 10 साल ही काम कर सकेगी। 10 साल बाद में आपको इस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया? 20 रुपए हर साल की मशीन खराब हो जाती है। आपने 100 रुपए की जनरेट, 1,000 रुपए की जनरेट कर लिया आपने इनकम, लेकिन 20 रुपए की तो मशीन खराब होगी। जिस बिल्डिंग में आप ये तैयार कर रहे हो उस बिल्डिंग की कीमत 100 रुपए है और वो बिल्डिंग कुछ टूट फूट वगैरह होती है तो वो भी डैमेज होती है, तो मान लो 5 रुपए उसका मेंटेनेंस का, उसका खर्चा वगैरह हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया? आपको ये 100 रुपए बनाने में, 100 वस्तुएं बनाने में कुछ रियर एंड टीयर के लॉसेज हुए होंगे, होते हैं ना? अब कहने का तो जीडीपी आपकी 1,000 है, लेकिन वास्तविकता में तो आपने कुछ चीज़ें कम भी कर दी। मशीनें 20 रुपए की मशीन कम कर दी, 5 रुपए बिल्डिंग कम कर दी। ये तो उदाहरण है, और भी बहुत सारी चीज़ें रियर एंड टीयर में खराब होती है उन चीज़ों को बनाने में। तो इसकी कॉस्ट लगेगी ना कल को आपको। तो अगर हम क्या कहेंगे, इस रियर एंड टीयर को, जो डैमेज होता है उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगर आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को निकाल दोगे ना तो वो बच जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल का मतलब समझ गए ना? हमने रियर एंड टीयर जो भी लॉसेज हुए हैं उस गुड्स को बनाने में, उन सर्विसेज को बनाने में, उनको नेग्लेक्ट किया है अभी, इसलिए हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ग्रोस है। अगर हमें इसको शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये जो लॉसेज हुए हैं डेप्रिसिएशन के रूप में, इनको घटाना पड़ेगा। तब वास्तविक जीडीपी, जो नेट जीडीपी, शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद जो हिंदी में कहेंगे, वो प्राप्त होंगे। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से कई बार निकल रहा है कि रियल रियल या नॉमिनल नॉमिनल। अब ये नॉमिनल और रियल वाला केस अलग है थोड़ा। ये है नेट और ग्रोस वाला केस। यानी अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नॉमिनल रियल वाला भी, ये भी क्लियर कर देते हैं लगे हाथ। अब देखो, इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे मान लो 2022-23 में आपने 100 वस्तुएं उत्पादित करी, है ना? एक वस्तु का मार्केट प्राइस था 10 रुपए। ठीक है, तो टोटल जीडीपी कितनी होगी? 1,000 रुपए की होगी। लेकिन अगले साल क्या हुआ? 2023-24 में आपने उत्पादित तो 100 वस्तुएं करी, लेकिन अब उस वस्तु का पहले जो 10 रुपए में आ रही थी ना, वो वस्तु अब 15 रुपए में आ रही है। कितने में आ रही है?
15 में। अब आप जीडीपी देखोगे तो कितनी हो गई, 1500। अब एक चीज और देखो, अब मान लो 2024-25 में आपने कैलकुलेट किया, आपने 50 वस्तुएं प्रोड्यूस करी और जो उस चीज की रेट बढ़ के होगी 40 रुपए। तो आप देखोगे कि जीडीपी कितनी हो गई, 2000 रुपए। अब कोई भी, अगर आप किसी को कहोगे कि देखो पहले हमारी 22-23 में हमारी जीडीपी 1000 रुपए थी, फिर वो बढ़ गई 500 बढ़ गई जीडीपी हमारी, 50% जीडीपी बढ़ गई और 1500 हो गई। और अगली बार आप देखोगे तो जीडीपी 2000 होगी, पिछली बार के मुकाबले 500 फिर से बढ़ गई। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट है वो देखो ना, प्रोडक्ट तो पहले पहले भी 2022-23 में भी 100 ही उत्पादित हो रहे थे और 23-24 में 100 ही उत्पादित हो रहे हैं। यानी पहले भी 100 प्रोडक्ट 100 लोग ही काम ले रहे थे, 100 लोगों को ही काम आया ना वो, और 23-24 में 100 लोगों के ही वो प्रोडक्ट काम आया। तो बाकी लोग तो उस प्रोडक्ट से लाभान्वित हुए ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट का फायदा थोड़ी है, ये तो प्राइसेस के कारण हो रखा है। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इस कारण आपको लग रहा है कि जीडीपी बढ़ गई, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हम फिर तो वस्तुओं को कंसिडर ही क्यों करते, हम तो प्राइसेस को देखते शुरू से, लेकिन हम जीडीपी में क्या देखते हैं, वस्तुओं को उत्पादन को इंपॉर्टेंस है, ना कि प्राइसेस को इंपॉर्टेंस है। प्राइसेस तो हमें कैलकुलेट करने के लिए लेनी पड़ती है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी उसमें आ जाए, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। बाकी तो हम जैसे मान लो आप कंपैरिजन करने बैठोगे 1000 कुंटल गेहूं, 2000 वॉशिंग मशीन, इस तरह से कैलकुलेशन एक एक को थोड़ी कर पाओगे। फिर वॉशिंग मशीन को वॉशिंग मशीन से कंपेयर करो, गेहूं को गेहूं से कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके उसकी मूल्य, ताकि उसको तुलना करना इजी रहे, इसलिए हम उस प्राइस का यूज करते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि प्राइस। प्राइस तो हम मूल्यांकन करने के लिए, तुलना करने में आसानी के लिए हम प्राइसेस को कंसिडर करते हैं। अब ये तो वास्तविक जीडीपी तो बढ़ी ही नहीं है ना। अब हम इसलिए क्या करते हैं, रियल जीडीपी पता करने के लिए एक बेस प्राइस लेते हैं। मान लीजिए 2011-12 का बेस प्राइस लिया जाता है। मान लो 2011-12 में इस वस्तु की कीमत थी 5 रुपए, तो 2022-23 की जीडीपी कितनी होगी, 500 रुपए। 2023-24 की कितनी होगी, 500 रुपए। और 24-25 की कितनी होगी, 250 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया, 2022-23 के मुकाबले जीडीपी बढ़ी क्या, कुछ भी नहीं बढ़ी। और 23-24-25 में तो ये घट गई भाई साहब। तो ये होता है रियल जीडीपी। तो हमने आज प्रयास किया चैप्टर में, सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में, फिर उसकी पृष्ठभूमि समझने में, और बाद में हमने चैप्टर को थोड़ा टच करने का प्रयास किया। अगले चैप्टर में हम चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। अगले सेशन में शुरुआत हमने कर दी है, अब हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है, और बाद में हम एमसीक्यू करेंगे ताकि आपके एग्जाम के प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पीछे आए वाले जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं वो भी, और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो भी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।